Hey guys, welcome back to the channel Commerce 10x. This is Pragya Sindhi in front of you all. बिजनेस स्टडीज क्लास 12th चैप्टर 1 का एक टॉपिक है कोऑर्डिनेशन, जिसे बच्चे याद करने से थोड़ा घबराते हैं। आज हम इसे आसान तरीके से याद करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती हैं। फिर उन एक्टिविटीज के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी बनाए गए हैं, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। भले ही डिपार्टमेंट अलग अलग काम करते हैं, लेकिन सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से लिंक होते हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी होते हैं। एक की फंक्शनिंग से दूसरे पे कहीं ना कहीं फर्क पड़ता ही है, और दूसरे पे पड़े ना पड़े ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल पे तो फर्क पड़ता ही है। तो मैनेजर को इन सब डिपार्टमेंट्स में एक तालमेल बिठाना पड़ता है। तो जिस प्रोसेस के थ्रू मैनेजर अलग अलग डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करता है, उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एक वो फोर्स है जो मैनेजमेंट के सारे अदर फंक्शंस को बाइंड करता है। ये प्लानिंग स्टेज से ही शुरू हो जाता है, जब टॉप लेवल सबके लिए प्लान्स बनाते हैं। उसी अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेवलप होता है, स्टाफ रखा जाता है, एज पर प्लान एग्जीक्यूशन हो रहा है या नहीं उसके लिए हम डायरेक्टिंग करते हैं, और फिर जैसा हो रहा है या जैसा हमने प्लान किया था उसमें कोई चेंज तो नहीं हो रहा है, ये हम कंट्रोलिंग स्टेज पर चेक करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन एक वो प्रोसेस है जो इंडिविजुअल और ग्रुप एफर्ट को इस तरीके से अरेंज करता है कि यूनिटी ऑफ एक्शन हो और कॉमन गोल अचीव हो सके। इससे हमें ये पता चलता है कि मैनेजमेंट की सुंदरता जो बढ़ा रहा है वो प्रोसेस है कोऑर्डिनेशन, यानी मैनेजमेंट इज ग्रेस्ड विद कोऑर्डिनेशन। यही हमारे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करने का आज का निमोनिक है, ग्रेस्ड, जिसमें जी से हमें याद रखना है ग्रुप, यानी कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। फिर आर से हमें याद रखना है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। फिर ए से हमें याद रखना है ऑल परवेसिव, यानी कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। फिर सी से हमें याद रखना है कॉन्टिन्यूस, यानी कोऑर्डिनेशन इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। फिर ई से हमें याद रखना है एंश्योर्स, यानी कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। फिर डी से हमें याद रखना है डेलिबरेट, यानी कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिबरेट फंक्शन। तो इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी डाइवर्स एक्टिविटीज हो रही है, कोऑर्डिनेशन उन सबको रिलेट करता है, यूनिफाई करता है और सबको एक कॉमन फोकस प्रोवाइड करता है ग्रुप एफर्ट का, जिससे परफॉर्मेंस जो प्लान की गई है वैसे ही हो। नेक्स्ट हमारा आता है कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन का पर्पस ही यही है कि ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ एक्शन हो सके, जिससे कॉमन गोल अचीव हो सके। ये सभी डिपार्टमेंट्स को बाइंड करने वाला एक फोर्स है, और ये इंश्योर करता है कि जितने भी एक्शंस ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं वो सब कॉमन गोल अचीव करने के लिए ही हों। थर्ड हमारा आता है कोऑर्डिनेशन इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये कोई एक बार का फंक्शन नहीं है, ये लगातार चलता है। ये प्लानिंग से शुरू होकर कंट्रोलिंग तक चलता है, और मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस ऑन लूप चलते हैं। तो ऐसे ही कोऑर्डिनेशन लगातार चलता रहता है, इट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। फोर्थ हमारा आता है कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन, यानी मैनेजमेंट के हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। जब अलग अलग लेवल पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन उन सब के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, यानी जोड़ता है। फिफ्थ हमारा आता है कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स, यानी कोऑर्डिनेशन सारे मैनेजर्स की जिम्मेदारी होती है। टॉप लेवल मैनेजर्स को अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है कि जो पॉलिसीज उन्होंने फ्रेम करी हैं वो सब कैरी आउट हो रही है या नहीं। मिडिल लेवल मैनेजर्स को तो टॉप लेवल और लोअर लेवल दोनों के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है, और लोअर लेवल यानी ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स को अपने वर्कर्स की सारी एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट करनी होती है कि वो काम एज पर प्लान हो रहा है या नहीं। लास्ट हमारा आता है कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिबरेट फंक्शन, यानी कोऑर्डिनेशन ऐसे अपने आप नहीं होता। एक मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे अलग अलग लोगों के एफर्ट्स को बहुत ही सोचे समझे तरीके से कोऑर्डिनेट करना होता है। अब बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की। कोऑर्डिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, कोऑर्डिनेशन इन सब के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, यानी जोड़ता है। इन सब में कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं रिसोर्सेज के लिए। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो सब एक दूसरे पर डिपेंड है इंफॉर्मेशन के लिए। तो इन सब में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंस में फर्स्ट पॉइंट आता है ग्रोथ इन साइज। जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी बढ़ते हैं। ऐसे में सबके एफर्ट्स और एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सब इंडिविजुअल्स के अपने काम करने का तरीका अलग होता है, सिचुएशंस को डील करने का तरीका अलग होता है। तो कोऑर्डिनेशन ये इंश्योर करता है कि सबके एफर्ट्स एक कॉमन गोल की तरफ ही होने चाहिए। और एम्प्लॉयज के अपने इंडिविजुअल गोल भी होते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी के लिए हमें इंडिविजुअल गोल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल में एक हार्मनी क्रिएट करनी होती है, और ये हम कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन के सारे फंक्शंस को अलग अलग डिपार्टमेंट्स, डिविजन्स और सेक्शंस में बांट दिया जाता है।
अब हर डिपार्टमेंट का काम करने का तरीका अपना अलग होता है, अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अलग पॉलिसीज होती हैं, लेकिन ये डिपार्टमेंट्स एक दूसरे पर डिपेंड भी हैं। तो कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही हम इन डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को आपस में लिंक कर पाते हैं। लास्ट हमारा आता है स्पेशलाइजेशन। कई बार ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज की वजह से, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की वजह से कुछ स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है। अब जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो ये सोच लेते हैं कि भाई हमें तो सब पता है, हमें किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, कोई सजेशन लेने की जरूरत नहीं है। इससे उन स्पेशलिस्ट का और स्पेशलिस्ट के साथ या फिर ऑर्गेनाइजेशन में और लोगों के साथ थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे में कोऑर्डिनेशन की हेल्प से ही हम इन डिफरेंसेस को खत्म कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कोऑर्डिनेशन, उसका मीनिंग, उसके फीचर्स और उसकी इंपॉर्टेंस। इफ यू फाइंड एनी टॉपिक डिफिकल्ट टू लर्न, यू कैन मेंशन बिलो। फॉर मोर सच वीडियोस, स्टे ट्यून्ड।